नमस्ते। ज्ञान में विद्या चैनल में मैं अपना स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी साहित्य का पाठ नंबर 15 भारतीय संस्कृति, जिसके लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय जिसके लेखक है। पहले हम इन बाबू गुलाब राय जी हैं, इनका जीवन परिचय है वो जान लेते हैं। बाबू गुलाब राय जी का जन्म 17 जनवरी 1888 को इटावा में हुआ था। बाबू गुलाब राय जी है, इनका जन्म 17 जनवरी 1818 को कहाँ हुआ था? इटावा में हुआ था। इनकी मृत्यु है वो 13 अप्रैल, इनका निधन 13 अप्रैल 1963 को आगरा में हुआ था। 75 वर्ष की अवस्था में 75 वर्ष की अवस्था में इनका निधन है वो आगरा में। जन्म है वो 17 जनवरी 1888 को इटावा में, और इनके निधन इनकी मृत्यु इनका देहावसान है वो 13 अप्रैल 1963 को कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। इनके पिता का नाम गुलाब बाबू भवानी प्रसाद है इनके पिता का नाम। इनकी माता का नाम है गोमती देवी, जो कैसी महिला थी? धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। श्री कृष्ण में इनकी गहरी आस्था थी, गहरी भक्ति थी। श्री कृष्ण के भजन है वो गुनगुनाया करती थी इनकी माता। धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। अब अगर बाबू गुलाब राय जी की शिक्षा की बात की जाए, कि इन्होंने शिक्षा है वो कहाँ तक ली? इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अपने मैनपुरी में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा मैनपुरी में हुई थी, और बाद में इन्होंने जो आगे की पढ़ाई है अंग्रेजी शिक्षा के लिए इन्होंने जिला विद्यालय में प्रवेश लिया था। अंग्रेजी शिक्षा के लिए जिला विद्यालय में इन्होंने प्रवेश है वो लिया था। इन्होंने कहा कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी इन भाषाओं में इनका गहरी पेट थी, गहरा इनका पोषण था। इन भाषाओं का इनका गहरा ज्ञान था। हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं में, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषाओं में इनका गहरा प्रभाव था। इन्होंने देखिए दर्शन शास्त्र से एमए किया था। दर्शन शास्त्र से एमए की डिग्री ली थी। इन्होंने डी.लिट की उपाधि भी पाई थी। डी.लिट की उपाधि भी पाई, और एक सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा अध्यापन का कार्य भी किया था। यहाँ पर इन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया। सेंट जॉन्स कॉलेज में अध्यापन का कार्य भी इन्होंने किया था। और इनके जो साहित्यिक साधना है इससे प्रभावित होकर इन्हें डी.लिट की उपाधि है वो दी गई थी। डी.लिट की उपाधि है वो साहित्यिक सेवाओं के कारण आगरा विश्वविद्यालय के द्वारा इन्हें ये दी गई थी। किसके द्वारा? आगरा विश्वविद्यालय के द्वारा। आगरा विश्वविद्यालय के द्वारा इनकी साहित्यिक सेवाओं से प्रभावित होकर इन्हें डी.लिट की उपाधि है वो दी थी। अब इन्होंने ना वो कानून की डिग्री भी प्राप्त की थी। कानून की डिग्री
थी इन्होंने। इन्होंने कानून की डिग्री भी प्राप्त की थी। अब इनकी अगर बात की जाए, देखिए हिंदी के ये प्रख्यात निबंधकार के रूप में, एक आलोचक के रूप में और एक संपादक के रूप में इनकी अच्छी खासी पहचान है वो बनी हुई है। बाबू गुलाब राय ने है वो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है वो इस साहित्य जगत में है वो किया है। इनके साहित्य संदेश जो आलोचनात्मक पत्रिका थी, मासिक साहित्य संदेश, साहित्य संदेश मासिक पत्रिका थी, महीने में एक बार निकलने वाली मासिक पत्रिका। और कैसी पत्रिका थी ये? आलोचनात्मक, आलोचनात्मक पत्रिका थी। इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने एक आलोचक के रूप में है वो अपनी एक अच्छी पहचान बनाई थी। प्रख्यात आलोचक के रूप में इनको है वो जाना जाता है। एक अच्छे निबंधकार के रूप में, एक अच्छे संपादक के रूप में इनकी छवि है वो बढ़कर सामने आती है। और इन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से साहित्य जगत की खूब सेवा की थी, खूब सेवा की थी। इस पत्र में आपके भावनात्मक और विचारात्मक दोनों प्रकार के निबंध है वो छपते थे। इसमें है इनके भावनात्मक और विचारात्मक, भावनात्मक और विचारात्मक निबंध है वो इसमें इस पत्रिका में छपते थे। किसमें? मासिक पत्रिका के साहित्य संदेश। साहित्य संदेश जो मासिक पत्रिका थी, इसमें इनके भावनात्मक और विचारात्मक दोनों प्रकार के निबंध है वो प्रकाशित होते रहते थे, प्रकाशित होते थे, जिससे साहित्य जगत को है वो बहुत लाभ मिला था। आपका जो काव्य शास्त्र निबंध एवं आलोचना के क्षेत्र में भी इन्होंने समान अधिकार है वो प्राप्त किया था। काव्य शास्त्र, निबंध, आलोचना के क्षेत्र में इनका पूरा समान अधिकार था इनका। अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए, रचनाएं, बाबू गुलाब राय जी की रचनाओं की बात की जाए तो इनकी रचनाएं हैं नवरस, काव्य नाटिका, नवरस काव्य हिंदी, नाट्य विमर्श काव्य नाटिका हिंदी, हिंदी काव्य विमर्श, हिंदी नाट्य विमर्श, हलवा कलब, हलवा कलब, मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं और कुछ गहरे कुछ उथले, बहुत ही प्रसिद्ध है इनकी ये रचना, कुछ गहरे और कुछ उथले। कुछ गहरे और कुछ उथले, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है वो रही है। इसके साथ ही इन्होंने देखो मन की बातें हैं, राष्ट्रीयता है, मेरे निबंध है, मेरे मानसिक उपादान, बहुत प्रसिद्ध इनकी रही है कि मेरे मानसिक उपादान, मेरे मानसिक उपादान, राष्ट्रीयता, मेरे निबंध, ये इनकी कुछ बहुत प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं इनके बारे में हमने बात की। एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि नवरस काव्य के रूप, हिंदी नाट्य विमर्श, काव्य विमर्श, हिंदी काव्य विमर्श, मन की बातें, राष्ट्रीयता, मेरे निबंध, मेरी असफलताएं, हलवा कलब, कुछ गहरे कुछ उथले, इनके निबंध संग्रह है वो रहे। इन्होंने इनके जो निबंध है वो व्यक्तिपरक, विचारपरक एवं संस्मरणात्मक है। इनके निबंधों की अगर विशेषताएं पूछी जाए कि इनके निबंधों की, इनकी बाबू गुलाब राय जी के निबंधों की विशेषताएं पूछी जाए तो इनके निबंध है वो व्यक्तिपरक है, विचारपरक है और संस्मरण परक है। आपके लिए गंभीर विचारपूर्ण है, आपके जो लेख है गंभीर गुणों को लिए हुए हैं, गंभीरता को लिए हुए हैं, इनके ऐसे निबंध है। उनके निबंध, इनके लेखों में सजीवता है, मधुर व्यंग्य और हास्य के पुट से आपके लेखों में वार्तालाप का सा आनंद है वो बन जाता है। इनके जो लेख है उसमें सजीवता, एक मिनट के लिए, कि इनके जो निबंध है, लेख है उसमें सजीवता है,
व्यंग्यात्मक और हास्यात्मक दोनों विशेषताओं को लिए हुए इनके निबंध है। हास्य की प्रधानता भी है और व्यंग्य की प्रधानता इनके निबंधों में देखी जा सकती है। और इनके जो लेख है उसमें वार्तालाप ऐसा लगता है कि मानो इनके जो लेख को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है वार्तालाप का सा आनंद है वो प्राप्त होता है। बाबू गुलाब राय ने व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। व्याख्यात्मक शैली यानी कि विस्तार से है वो अपनी बातों को कही है, व्याख्या के द्वारा वो प्रस्तुत किया है और गंभीर आलोच की मुद्रा को त्याग कर अनौपचारिक रूप से लेखन कार्य है वो किया है। आपके विचारात्मक निबंधों की भाषा में तत्सम शब्दों के साथ, अगर देखिए इनकी भाषा की पकड़ मैंने बताई थी, इनको हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी 4 भाषाओं पर इनका एकाधिकार था। हिंदी, उर्दू, संस्कृत और फारसी, इन 4 भाषाओं के ये अच्छे ज्ञाता थे। तो अब देखिए संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान था, हिंदी का भी था, संस्कृत का था, फारसी था। तो इनकी जो रचनाएं थी उसमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी किया गया है, उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग भी है वो किया गया है। तो अनेक शब्दों को लिए हुए इनकी है। तो उर्दू के शब्दों और मुहावरों का प्रयोग भी इनके रचनाओं में देखा जा सकता है। भावपूर्ण लेखों में भाषा गंभीर है। गुलाब जी की भाषा विषय के अनुकूल सरल है और गंभीर भी रही है। गंभीर विषयों पर लिखे गए लेखों में भाषा संस्कृत गर्भित है। अब जो गंभीर लेख इन्होंने लिखे हैं उसमें भाषा है वो कैसी है, संस्कृत से मिली जुली है, संस्कृत का सार है वो लिए हुए है, संस्कृत का पुट दिया हुआ है उसमें संस्कृत गर्भित है। और हास्य रस पर लिखे गए लेखों की भाषा उर्दू शब्दों और मुहावरों से युक्त है। अब हास्य प्रधान जो इनकी रचनाएं हैं उसमें उर्दू शब्दों की प्रधानता है और क्या है कि उसमें मुहावरों से युक्त शब्दावली है वो ली गई है। भाषा की विविधता आपके गंभीर ज्ञान का प्रमाण है। भाषा की तरह शैली भी विषय के अनुकूल और समीक्षात्मक बन गई है। नहीं, उन्होंने इस तरह की भाषा ली है जो विषय के अनुकूल हो, सरल हो और सहजता से पाठक के मन में, सुनने वाले के हृदय में है वो समाहित हो सके, समझ में आ सके, इस तरह की भाषा है इन्होंने ली है। तो उम्मीद करती हूँ आपको बाबू गुलाब राय जी का जीवन परिचय वो अच्छे से समझ में आया होगा। इनका निधन है वो 13 अप्रैल 1963 को आगरा में हुआ था। अब हम मूल पाठ की ओर आते हैं, भारतीय संस्कृति की ओर। संस्कृति शब्द से आप सभी परिचित होंगे कि संस्कृति का क्या होता है, परिष्कार करना, बदलाव लाना, परिवर्तन लाना और संशोधन करना, उत्तम बनाना, परिष्कार करना, ये संस्कृति शब्द का अर्थ है। अंग्रेजी शब्द कल्चर में भी वही धातु है जो एग्रीकल्चर में है। इसका भी अर्थ पैदा करना, सुधारना है। संस्कार व्यक्ति के होते हैं और जाति की भी होती है। अब देखिए संस्कार की अगर बात की जाए तो संस्कार अपने व्यक्ति के खुद के भी होते हैं और संस्कार एक जाति के भी होते हैं। व्यक्ति के अपने संस्कार होते हैं जो उसे परिवार से मिलता है, परिवार के सदस्यों से मिलता है, अपने से बड़ों से है वो संस्कार सीखता है। और एक ऐसे संस्कार है जो कि किसी एक जाति विशेष के लिए बन जाते हैं, विशेष समूह के लिए बन जाते हैं, तो वो संस्कार कैसे कहलाते हैं, जातीय संस्कार कहलाते हैं। तो व्यक्तिगत संस्कार भी होते हैं और जाति के भी संस्कार होते हैं। जातीय संस्कारों को ही हम क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। देखिए व्यक्ति के अपने संस्कार होते हैं, वो निजी संस्कार होते हैं, उन्हें हम संस्कृति नहीं कह सकते हैं, बल्कि ऐसे संस्कार जो किसी एक वर्ग समूह के लिए है, एक किसी देश के लिए है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संस्कृति है वो कहते हैं। संस्कृति है वो कहते हैं। संस्कृति एक समूहवाचक शब्द है। देखिए मैंने बात की ना, समूह की बात की कि भाई जो संस्कार है वो समूह के लिए होते हैं, उस एक बहुत सारे व्यक्तियों के लिए होते हैं या एक पूरे देश के लिए होते हैं, वही संस्कृति कहलाती है। तो संस्कृति एक समूहवाचक शब्द है। जलवायु के अनुकूल रहन सहन की विधियां, विचार, परंपराएं जाति के लोगों में दृढ़ मूल हो जाने से जाति के संस्कार बन जाते हैं। अब देखिए हमारे भारत देश की जो जलवायु समशीतोष्ण है, ठीक है ना, और इसमें भारत देश पर ये प्रकृति की विशेष कृपा 6 ऋतुएं यहाँ आती है। तो यहाँ की जलवायु है उसमें परिवर्तन है वो होता रहता है, बदलाव है वो होता रहता है। तो जलवायु के अनुकूल ही रहन सहन होता है। अब हमारा राजस्थान है जो अत्यधिक उष्ण है, गर्म है, और यहाँ के जो लोगों का रहन सहन है वो अलग है। कहाँ के बीच में, अगर हम हिमालय की तरफ जो लोग रहते हैं या अपने हिमाचल की तरफ लोग रहते हैं या ठंडे क्षेत्रों में लोग रहते हैं, उनकी बजाय हमारा रहन सहन है वो कैसा होगा, अलग होगा। खान पान है वो अलग होगा, भाषा है, बोली है वो अलग होगी। तो इस तरह से जलवायु के अनुकूल रहन सहन की विधियां और विचार परंपराएं हैं उनमें भी भिन्नता है वो पाई जाती है। और जो संस्कार इसी के कारण, वही रहन सहन के कारण है, विचार विमर्श के कारण है कि जो
प्रकृति के अनुकूल न्यूनाधिक मात्रा में पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त करता है। और देखिए जो संस्कार होते हैं, जाति के संस्कार होते हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजी प्रकृति के अनुकूल, अब देखिए सभी व्यक्तियों की प्रकृति अलग अलग होती है, कोई अधिक ग्रहण कर लेता है, कोई कम ग्रहण कर लेता है, किसी की ऐसी क्षमता होती है कि वो बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है, किसी की ऐसी मानसिकता होती है या ऐसा मेंटली सिस्टम होता है कि वो किसी बात को है वो धीरे धीरे है वो समझता है। तो ये व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग प्रकृति है, इसके अनुसार ही व्यक्ति है वो संस्कार है वो ग्रहण करता है, कोई कम करता है, कोई अधिक करता है। न्यूनाधिक मात्रा में है वो संस्कार है वो पैतृक संपत्ति के रूप में उसे मिलते हैं। अब देखिए बच्चे का जन्म होता है, परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, तो वो संस्कार कहाँ से सीखता है? अपने जो व्यक्तिगत संस्कार है वो किससे सीखता है? अपने परिवार से सीखता है, अपने बड़े बुजुर्गों से सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है। तो उसे जो संस्कार मिल रहे हैं वो किससे मिल रहे हैं? पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि बच्चों पर कि उसकी क्षमता कितनी है, उसकी कुशलता कितनी है, उसका कौशल कितना है कि उसे वो कितना ग्रहण कर पाता है, कम या अधिक। ये संस्कार व्यक्ति के घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन में परिलक्षित होते हैं, और जो संस्कार उसे परिवार से मिलते हैं वही क्या है समाज में भी परिलक्षित होते हैं। धीरे धीरे जो वो बड़ा होता है, समाज से जुड़ता है, समाज के लोगों के साथ उठता बैठता है, तो जिस तरह का आचार व्यवहार वो करता है, जिस तरह के विचार विमर्श करता है, जिस तरह की अपनी बातें प्रस्तुत करता है, तो उससे उसके जो संस्कार है उसको बोध होता है। संस्कार है वो यही संस्कार व्यक्ति के घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन में भी परिलक्षित, सामाजिक जीवन में वो उभरकर सामने आते हैं। मनुष्य अकेला रहकर भी इनसे छुटकारा नहीं पा सकता। अब देखिए भले ही मनुष्य अब संस्कार है मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं, आसपास के लोगों से मिलते हैं, समाज से मिलते हैं। अब कोई व्यक्ति कहते हैं कि वो अकेला रहता है और मुझे इन संस्कारों से कोई लेना देना नहीं है, जो परिवार की नियमावली है, जो समाज की नियमावली है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। व्यक्ति अगर अकेला भी रहेगा तो भी वो उसे इन संस्कारों से पीछा नहीं छुड़ा सकता, वो इस संस्कारों से छुटकारा है वो नहीं मिल सकता। देखिए कैसे कि ये संस्कार दूसरे देश में निवास करने अथवा दूसरे देशवासियों के संपर्क में आने से कुछ परिवर्तित भी हो सकते हैं। अब देखिए जो संस्कार उसे अपने देश से मिले हैं, अपने परिवार से मिले, अपने समाज से मिले हैं, हाँ ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है तो उसके संस्कारों में कुछ बदलाव आ जाता है, उसे समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। तो और ये संस्कार या किसी दूसरे देशवासियों के संपर्क में आ जाए तो भी उसके संस्कारों में है वो परिवर्तन हो सकता है। लेकिन वो जो संस्कार उसके जन्म जहाँ होते हैं, उसे जन्म से मिले हैं, परिवार से पैतृक संपत्ति के रूप में मिले हैं, वो संस्कार वापस वैसी परिस्थितियां पाकर पुनः जागृत हो जाते हैं, पुनः अनुकूल वातावरण मिलने पर वो फिर से उभर कर सामने आ जाते हैं। तो ऐसे होते हैं अपने पैतृक संस्कार। तो और यही संस्कार है जो एक समाज में रहकर, एक देश में रहकर है वो जो एक समूह के लिए बन जाते हैं, वही क्या है संस्कृति उसे ही कहते हैं। संस्कृति का अब देखिए संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष बाह्य पक्ष होता है, एक आंतरिक पक्ष होता है, दो पक्ष होते हैं। उसका बाह्य पक्ष है वो आंतरिक का प्रतिबिंब होता है। देखिए मनुष्य की जो संस्कृति है उसके दो पक्ष बताए हैं कवि ये लेखक बाबू गुलाब राय ने, है वो दो पक्ष बताए हैं, आंतरिक पक्ष और बाहरी पक्ष। जो आंतरिक पक्ष होता है वो जो बाहरी पक्ष होता है वो आंतरिक पक्ष का ही क्या होता है प्रतिबिंब है वो होता है। और अगर प्रतिबिंब नहीं भी होता है तो उससे संबंधित अवश्य रहता है। हमारे बाह्य आचार, हमारे विचार, हमारी मनोवृत्तियों के परिचायक होते हैं। देखिए हमारे जो बाह्य आचार विचार होते हैं, हम समाज में उठते बैठते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, हमारा व्यवहार कैसा होता है, हमारा आचार विचार कैसा है, हमारा आचरण कैसा है, हम किस तरह से उनसे बात करते हैं, किस तरह का व्यवहार है, तो ये हमारे विचार और मनोवृत्तियों के परिचायक होते हैं, हमारे वो आंतरिक संस्कार जो होते हैं। संस्कृति एक देश विशेष की उपज होती है, उसका संबंध देश के भौतिक वातावरण और उसके पालित पोषित एवं परिवर्तित विचारों से होता है। कितनी अच्छी बात कही है यहाँ कि संस्कृति एक देश विशेष की उपज होती है। अब देखिए संस्कृति है वो किसी देश के, भारत देश की अपनी संस्कृति, अपना गौरव में अतीत, अपना गौरव में वर्तमान, ठीक है ना। तो ये संस्कृति, तो संस्कृति देश विशेष की उपज होती है। किसी सब देशों की अपनी अपनी संस्कृति होती है, अपने आचार विचार होते हैं, अपना रहन सहन, अपना खान पान, अपना सब वातावरण के अनुकूल होता है। तो यही संस्कृति एक देश विशेष की उपज होती है। इसका संबंध देश के भौतिक वातावरण से संबंधित रहता है, भौतिक वातावरण और उसके पालित पोषित एवं परिवर्तित विचारों से अवश्य संबंधित रहता है। भाषा संस्कृति का कुछ भारी अंश है, फिर भी वह हमारी
परिचायक होती है। अब भाषा की बात की है यहाँ कि भाषा जो है वो संस्कृति का कुछ बाहरी अंग है। अब देखिए दो पक्ष बताया ना, बाह्य पक्ष बताया, आंतरिक पक्ष बताया। तो भाषा जो होती है यानी कि हम किस प्रकार से बोलते हैं, हमारा बोलचाल कैसा है, हमारे विचार आचार कैसे हैं, हमारा व्यवहार वो कैसा है, तो भाषा संस्कृति का बाहरी अंग है। अब देखिए हम जैसे भी बोलते हैं वो दूसरे को सुनाई देता है, बाहरी अंग है, बाहर से सभी को है वो सब उसे पहचान देते हैं किस तरह की भाषा है, उसका प्रयोग कर रहा है, तो बाहरी अंग है। फिर भी ये हमारी जातीय मनोवृत्ति की परिचायिका होती है। कुशल शब्द को ही लीजिए। अब देखिए कुशल एक उदाहरण देते हैं यहाँ बाबू गुलाब राय कि कुशल शब्द को ही लीजिए, वह हमारी उस संस्कृति को संकेत करता है जिसमें कि पूजा विधान की संपन्नता के लिए कुश लाना एक दैनिक कार्य बना हुआ था। अब देखिए कुशल शब्द है, कुशल शब्द है, तो अगर कुशल शब्द को सुनते हैं हमारे मन में तो एक क्या विचार आता है, कुशलता से आता है, निपुणता से आता है, दक्षता से हम इसका अर्थ लेते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था हमारे भारत देश में कि कुशल शब्द उसके लिए होता था कि जो पूजा विधान के लिए कुश की आवश्यकता होती है, कुश लाया जाता है ना, जो दुर्वा होती है कुश लाया जाता है पूजा विधान में काम आने वाली, तो जो उस कुश लाने में जो चतुर होता था, निपुण होता था, उसे कुशल कहा जाता था। आगे ना भाषा की बात है वो कर रहे हैं, उदाहरण के द्वारा देते हैं कि एक समय ऐसा था जब कुशल शब्द का प्रयोग एक पूजा विधान के लिए कुश लाने वाला व्यक्ति जो निपुण चतुर होता था उसके लिए प्रयोग है वो किया जाता था। जो कुश ला सकता था वह तंदुरुस्त भी और होशियार भी समझा जाता था। अब कुशा लाना कोई सरल काम नहीं था, है ना, उसे ढूंढना, उसे लेकर आना तो बहुत बड़ा कार्य माना जाता था। तो कुश वही ला सकता था जो तंदुरुस्त हो, शरीर से स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, और जो होशियार भी हो, अपनी चतुराई से है वो कुश लाने में सक्षम हो सके, इसे माना जाता था। प्रवीण का संबंध वीणा से है, प्रवीण वीणा, है ना, प्रवीण वीण से वीणा बना है, तो प्रवीण का संबंध है किससे बता रहे हैं, वीणा से बता रहे हैं। प्रकृष वीणा या प्रवीण है। हमारी भाषा में गो से संबंधित शब्दों का बाहुल्य है, जैसे गोधुली वेला। अब देखिए भाषा की बात यहाँ कर रहे हैं, तो अब देखिए हम जैसे कुशल शब्द है वो प्राचीन काल में कुशल लाने वाले के लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन आज हमें कुशल शब्द अगर प्रयुक्त करते हैं तो उसका प्रयोग है वो, उसका अर्थ है वो किस अर्थ में लेते हैं, जो चतुर हो, जो होशियार हो, जो दक्ष हो, निपुण हो, उसके लिए लेते हैं। अब यही एक बात और कहते हैं कि गोधुली, गो से संबंधित अनेक शब्दों का बाहुल्य हमारे इसे हिंदी शब्द कोश में है वो देखा जा सकता है। तो जैसे गोधुली वेला, गोधुली वेला कहते ही हम किस समय का अनुमान लगाते हैं, गोधुली वेला कहते हैं हम संध्या के समय का अनुमान लगाते हैं, जबकि इसका अर्थ अगर हम देखें तो गोधूली यानी गाय के पैरों से उड़ी हुई धूल, उससे लेते हैं। तो जिसमें विवाह जैसे शुभ कार्य है वो संपन्न होते हैं गोधूली वेला, उसका विवाह कब है, गोधूली वेला में है। तो इस तरह से कहा जाता है। गोष्ठी, गवेषणा, गाय की चाहे खोज के अर्थ विस्तार द्वारा गवेषणा का अर्थ खोज हो गया, है ना। गवेषणा यानी कि गाय है जब चरने के लिए जाती थी, जंगल में जाती थी, खो जाती थी, तो उसे ढूंढने के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया जाता था, गवेषणा, यानी गाय को खोजने के लिए जा रहे हैं, और इसी से ही गवेषणा का अर्थ है वो क्या बन गया, खोज बन गया। खोज के अर्थ में गवेषणा का प्रयोग है वो होने लगा। गवाक्ष, गो की आंख, खिड़कियों का आकार शायद पहले गोल होता होगा। गवाक्ष, गो की आंख, गवाक्ष का अर्थ, अब देखिए गवाक्ष का अर्थ हम वर्तमान में लेते हैं, गवाक्ष किसके लिए प्रयुक्त होता है, खिड़की के लिए प्रयुक्त होता है, वातायन जिसे कहते हैं, खिड़की कहते हैं, उसके लिए गवाक्ष है वो पर्याय के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं, पर्यायवाची है गवाक्ष। और लेकिन गवाक्ष का अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो गौ अक्ष यानी होता है आंख, यानी गाय की आंख। तो हो सकता है प्राचीन समय में जो खिड़कियां थी उनका आकार गाय के आंख के जैसा होता होगा, गोल होता होगा। वर्तमान में हम खिड़कियां देखते हैं ना कैसे होती हैं, आयताकार होती है, लेकिन हो सकता है प्राचीन समय में खिड़कियां हैं वो कैसी रही होगी, गोल रही होगी। रोशनदान जो होते थे गोल रहते थे, झरोके जिन्हें बोला जाता था। तो उसी के आधार पर ये शब्द क्या बन गया, गवाक्ष बन गया, यानी गाय की आंख के जैसा, है ना। गवाक्ष गो की आंख, यानी खिड़कियों का आकार शायद पहले गोल होता होगा। गुरसी, अंगिकी गोरसी से बनी है जिसमें गो का दूध उठाया जाता था। अब गुरसी होती है ना, गुरसी एक ये हंडिया टाइप की होती है, उसमें गाय का दूध है उसको उबाला जाता है ना। अब गुरसी से ही बना है कि गाय गुरसी से ही बना है गाय का दूध उबालने वाला पात्र, इसके लिए आया है ना। अंगिकी गोरसी से ही बनी है जिसमें गाय का दूध उठाया जाता है। गोपुछ, गाय की गो की पूंछ के समान बताया नाटक को, गोपुछ कहते हैं नाटक को। अब जो नाटक है वो किसके समान है, गाय की पूंछ के ही समान है, ऊपर से मोटे होते हैं, नीचे जाते जाते पतली हो जाती है। ऐसे नाटक है वो शुरू होता है, तीव्रता से शुरू होता है और समाप्त हो जाता है, अंत में आकर मूल तथा ही रह जाते हैं, उसका फैलाव बंद होता है। जिस प्रकार गाय की पूंछ ऊपर से मोटी होती है लेकिन नीचे नीचे आते आते
गोमुखी का अर्थ क्या हुआ? गाय का मुख। लेकिन हम गोमुखी है वो किसे कहते हैं? जिसके अंदर हाथ रखकर माला है वो घुमाई जाती है, हाथ में माला है वो घुमाई जाती है। और कई स्थान पर गोमुखी बनी भी रहती है, जिससे जल है वो गिरता रहता है। मंदिरों में धार्मिक स्थलों पर है वो गोमुखी बनी रहती है, जिससे जल है वो गिरता रहता है। तो ये देखिए भाषा है वो किस तरह से अपना रूप है वो बदलती है। अब आता है गोपन। गोपन का क्या होता है? गोपन यानी कि गुप्त, जो छिपाया गया, गोपन हो, जिसे छिपाया जाता है। तो यह शब्द गो से संबंधित है। जो वस्तु पाली जाती है, सुरक्षित रखी जाती है, वह छिपा कर भी रखी जाती है। अब जो वस्तु हमारी प्रिय होती है, जिसे हम पालते पोसते हैं, तो उसे छिपा कर भी रखते हैं। तो गोपन से क्या निकल के आया? छिपाना शब्द है वो निकल कर आया। यह बाहुल्य हमारे समाज में गो की प्रधानता का द्योतक है। अब गो से जुड़े हुए कितने सारे शब्द को हमने यहाँ पर चर्चा की। तो इस गो से जुड़े हुए इतने सारे शब्दों की जो बहुलता हमारी भारतीय संस्कृति में ही देखने को मिलती है। और ये क्यों मिलती है? क्योंकि हम गाय को माता स्वरूप मानते हैं, जो हमारा पालन पोषण करती है, अमृत में दूध पिलाकर हमारा पालन पोषण करती है। तो गाय के प्रति हमारा जो प्रधानता है, गाय के प्रति हमारी श्रद्धा है, उसकी द्योतक है, उसका प्रतीक के रूप में ये निकल के आते हैं कि इतने सारे शब्द है गो से संबंधित बाहुल्य है, शब्दों का बाहुल्य वो हमारी संस्कृति में मिलता है। भारत गर्म देश है। अब भारत है वो कैसा देश माना जाता है? गर्म देश माना जाता है। यहाँ हृदय को शीतल करना मुहावरा है, किंतु अम्ल देश ठंडा है। यहाँ की परिस्थिति के अनुकूल वार्म रिस्पेक्शन और कोल्ड ट्रीटमेंट आदि मुहावरे हैं। अब देखिए हमारा भारत देश है वो क्या है? गर्म देश है। यहाँ हृदय को शीतल करना मुहावरा आता है ना, जिसका अर्थ होता है कि ठंडक पहुंचाना, हृदय को शीतल करना, खुशी देना, प्रसन्नता देना या चिंताओं को दूर करना। तो इस तरह से आता है। लेकिन आंग्ल देश, अगर इंग्लैंड की बात की जाए, अंग्रेज देशों की बात की जाए, तो वहाँ की परिस्थिति के अनुकूल है वो वार्म रिसेप्शन और कोल्ड ट्रीटमेंट आदि मुहावरे बनते हैं, है ना। तो यहाँ अपना है हृदय को शीतल करना। गर्म देश है तो शीतलता के लिए कह रहे हैं, वो ठंडे देश है तो गर्म के लिए कह रहे हैं कि कोल्ड ट्रीटमेंट, कोल्ड यानी कि ठंड का है वो उपचार किया जाए। आदि मुहावरे बनते हैं। ब्रेकिंग द आइस, मौन भंग करने के अर्थ में आता है ब्रेकिंग द आइस। ब्रेकिंग आइस का अर्थ वैसे तोड़ना होता है, आइस का अर्थ होता है बर्फ और ब्रेकिंग का अर्थ होता है तोड़ना, यानी बर्फ को तोड़ना। लेकिन यहाँ ब्रेकिंग द आइस का अर्थ है मौन भंग करने से ले रहे हैं कि मौन को भंग करना। आइस ठंडेपन का प्रतीक और मौन ठंडेपन का एक द्योतक होता है। और देखिए किस तरह से अर्थ को है वो जोड़ा गया है। बर्फ होती है वो कैसी होती है? आइस है वो शीतलता लिए होती है, ठंडी होती है। और मौन में जो व्यक्ति होता है वो भी कैसा होता है? शीतल होता है, ठंडा होता है, उसका मन शांत होता है, वो क्रोध में नहीं होता, गर्म नहीं होता, ठंडेपन का एक द्योतक है। तो अंग्रेजी का प्रयोग किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यहाँ की हिंसात्मक प्रवृत्ति का परिचय है। अगर अंग्रेजी का प्रयोग है, देखिए अंग्रेजी का मुहावरा देखे जाए कि किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी एक पत्थर से दो पक्षियों का शिकार करना। तो ये इनकी इस तरह के जो उदाहरण अंग्रेजी में दिए जाते हैं, तो वो उनकी हिंसात्मक प्रवृत्ति का परिचायक बताया था। ये उनकी संस्कृति है, यानी जिस तरह की भाषा है, जिस तरह के विचार को प्रस्तुत करते हैं, उससे उनकी क्या पता चलता है? उनकी संस्कृति का भान होता है, उनकी संस्कृति का ज्ञान होता है। तो उनकी हिंसात्मक प्रवृत्ति का परिचायक होता है। हमारे यहाँ इसका अनुवाद है एक थैले से दो पंछी, किंतु उसमें वह मधुरता नहीं जो एक पंथ दो काज है। अगर हम हिंदी में इसका अनुवाद करें कि किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, अगर इसका हिंदी में अनुवाद करें तो हमारे यहाँ एक थैले में दो पंछी, एक थैले में दो पंछी, तो इसमें वो मधुरता नहीं है जो हम हिंदी मुहावरों में लेके एक पंथ दो काज, इसमें कैसी मधुरता है वैसे इसमें नहीं मिलती है। इससे ही कहते हैं हमको गोरस बेचन हरि मिलन। एक पंथ दो काज की बात यहाँ आ जाती है कि गोरस बेचन हरि मिलन की गोरस यानी कि गाय से बने हुए जो पदार्थ है, दूध है, दही है, छाछ है, मक्खन है, तो इनके लिए बेचने के लिए जाते हैं और हरि के दर्शन है वो हो जाते हैं। तो यहाँ एक पंथ दो काज यानी कि एक कार्य करने जाते हैं, दो काज है वो सत्य आ जाते हैं। तो एक पंथ दो काज की बात है वो याद आ जाती है। हमारा रहन सहन, पोशाक आदि सभी बातें जातीय परिस्थिति, देश के वातावरण और देश की भावनाओं से संबंधित है। अब देखिए हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो रहन सहन है, हमारी पोशाक, हम किस तरह के वस्त्र पहनते हैं, और हमारे ये सब जातीय परिस्थिति यानी देश के वातावरण और देश की भावनाओं से संबंधित है। अब देखिए जो गर्म देश में रहते हैं तो उनका पहनावा उसके अकॉर्डिंग होगा, जो ठंडे देशों में रहते हैं उनका पहनावा उस अकॉर्डिंग ही होता है। तो हमारा जो रहन सहन है, हमारी पोशाक है, हमारा आचार विचार है, ये सब देश के वातावरण और देश की भावनाओं से संबंधित है। जमीन पर बैठना, हाथ से खाना खाना, नहा कर खाना, लंबे ढीले
भोजन करना है तो कहाँ, आसन बिछाकर जमीन पे बैठिए, हाथ पैर धोकर बैठिए, हाथ मुंह धोए जाते हैं पहले, फिर उसके बाद आसन बिछाया जाता है, पानी पास में रखा जाता है, थाली को पाटे पर रखा जाता है और उसके बाद में फिर है वो भगवान को याद करके है वो भोजन किया जाता है। तो ये हमारी क्या भारतीय संस्कृति है ना। तो ये एक जो हमारे इस तरह का भोजन पद्धति है, भोजन करने की जो पद्धति है, ये एक विशेष समूह के लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के लिए, ये सभी के लिए है। तो यही जो समूह में होता है वही क्या है, संस्कृति है। लंबे लंबे ढीले ढीले वस्त्र पहनना ये हमारी भारतीय संस्कृति है। ऐसे आजकल तो पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण है वो युवा वर्ग करते हैं, तो उन्हें ये इस बात से ये संदेश मिलता है कि हमें हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाना है, नहीं कि पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना है। तो ढीले ढीले वस्त्र पहनना, लंबे लंबे वस्त्र पहनना, बेसिले वस्त्र है वो पहने जाते हैं पूजा विधान करने के लिए, बिना सिले, बेसिले से मतलब होता है बिना सिले हुए वस्त्र है वो पहनने जाते हैं, तो उनको अधिक शुद्ध है वो माना जाता है। ये सब देश की आवश्यकताओं और आदर्शों के अनुकूल है। गर्म देश में पृथ्वी का स्पर्श बुरा नहीं लगता। अब जो गर्म देश होते हैं उसमें पृथ्वी पर नंगे पैर चलना, जमीन पर ही बैठ जाना, तो उसका स्पर्श वो बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है, सुहाता है, मन को प्रसन्न करने वाला रहता है। इसलिए यहाँ जूतों का इतना महत्व है वो नहीं है ना, जूतों का इतना मान है जितना कि विलायत में। अब विलायत में होते हैं प्रत्येक व्यक्ति है वो टाई लगा के, जूते पहन के, सूट बूट में एकदम टाइट रहता है, लेकिन अब हमारे भारत देश में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जमीन पर बैठना, चलना, इसका स्पर्श वो बुरा नहीं माना जाता, तो नंगे पैर ही घूमते हैं, इसलिए जूतों को इतना मान है वो नहीं दिया जाता है। इसके साथ ही देखिए यहाँ हाथ से खाने का चलन इसलिए कि यहाँ हर समय हाथ धोए जा सकते हैं। अब हमारे यहाँ भारत देश में पानी की उपलब्धता है, ईश्वर की कृपा है, प्रकृति की कृपा रही है कि यहाँ पर समय पर बारिश हो जाती है, जलाशयों में जल भरा रहता है, तो यहाँ पर हाथ है वो बार बार धोए जा सकते हैं, इसलिए हाथ से खाना यहाँ की अनिवार्यता हो जाती है। अन्न को भी देवता माना जाता है, उससे सीधा संपर्क अधिक सुखद और स्वाभाविक समझा जाता है। अब विलायत में होता है, विलायती है आंग्ल देशों में है वो चम्मच से, कांटे से, चाकू से है वो खाया जाता है, हाथों का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में जहाँ हाथों को बार बार धो सकते हैं, आसानी से धो सकते हैं, और इसके साथ ही हम अन्न को क्या मानते हैं, देवता स्वरूप मानते हैं, और उस देवता से सीधा स्पर्श होना, सीधा संपर्क में आना अधिक सुखद लगता है। चम्मच से, कांटे से, चाकू से काट कर खाने से अच्छा है हम सीधा हाथ से खाते हैं, तो उसका स्पर्श, उसका स्वाद है, उसका वो स्वाभाविक प्रतीक होता है, ऐसा हमें लगता है। यहाँ नहाने के लिए जल की कमी नहीं और नहाने की आवश्यकता भी अधिक होती है, इसलिए नहाना धर्म काम हो गया। अब देखिए पहले बताया कि हमारा भारत देश ऐसा देश है, गर्म देश है, और यहाँ है कि नहाने के लिए पानी की उपलब्धता भी है ना, तो प्रत्येक व्यक्ति है वो उसके लिए नहाना है वो धर्म के अनुसार अनिवार्य रूप है वो कर दिया गया है इसका। इस देश में शरीर को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए लंबे कपड़ों को शरीर को उभार न लावे और उसे पूर्णतः ढक ले अधिक महत्व दिया जाता है। बेसिले कपड़े जैसे धोती हैं नित्य सहज में धोए जा सकते हैं, उनमें सीवन का भी किसी प्रकार का मेल नहीं रह सकता, इसलिए वे अधिक पवित्र माने जाते हैं। हमारे यहाँ नंगे सिर की अपेक्षा सर ढकना अधिक सांस्कृतिक समझा जाता है। ऐसे सभी पूर्वी देशों में है। यहूदियों में प्रार्थना भवनों में भी नंगे सिर नहीं बैठते, बाल भी शरीर के अंग होते हैं, उन्हें कारण ढके जाने की अपेक्षा रखते हैं। अब हमारी भारतीय संस्कृति में हम पूजा विधान में बैठते हैं है ना, मंदिर में जाते हैं तो सर को ढककर जाते हैं, सर पर पल्लू लेकर जाते हैं, तो ये हमारी भारतीय संस्कृति है। और यहाँ शरीर को अधिक महत्व दिया गया है, यहाँ शरीर को ढककर रखा जाने की है वो संस्कृति बनी हुई है, उसे महत्व दिया जाता है। बिना सिले कपड़ों को महत्व दिया जाता है, उनमें मैल कम आता है, वो अधिक शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं है ना। तो इस तरह से इसी प्रकार देश के वातावरण रुचि के अनुकूल भी मांगल्य वस्तु का विधान किया जाता है। फूलों में हमारे यहाँ कमल को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, इसका संबंध जल और सूर्य दोनों से है। वह जल में रहता है और सूर्य को देखकर प्रसन्न होता है। कमल है जो सूर्य की किरणें गिरती है उस पर तभी वो खिलता है, और जल में रहता है तो इस कारण उसे अधिक शुद्ध माना जाता है। तो पूजा विधान में अगर कमल पुष्प मिल जाए तो वो पूजा है वो सार्थक मानी जाती है, कमल पुष्प को अधिक महत्व दिया जाता है। जल और सूर्य देश की महती आवश्यकताओं में से है। अब हमारे देश में है वो जल का महत्व है और सूर्य का भी उतना ही महत्व है, तो इन दोनों चीजों से जुड़ा होने के कारण कमल को है वो पूजा विधान में अधिक महत्व है वो दिया जाता है। इनका दोनों से संबंध है। कमल इस प्रकार के शारीरिक सौंदर्य का उपमान भी बनता है। कमल नयन है, कमल चरण कमल है, तो यानी कि कमल का जो सौंदर्य है वो शरीर के सभी अंगों के उपादान के रूप में भी प्रयुक्त होता है। चरण कमल है, नेत्र कमल है, मुख कमल, कमल की महता की द्योतक है। नव कंच लोचन कंच मुख कर कंज कंजानुनम, इस छंद में भी सभी अंग है वो कमल बन गए, यानी कि कमल की तुलना है वो शरीर के सुंदर अंगों से भी की जाती है, तो इसलिए कमल का विशेष महत्व है। आम्र, आम्र किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा
केला के लिए आता है दुर्वा दल यानी दूब का जो दल होता है, नारियल श्रीफल होता है, श्रीफल शरीफ को कहते हैं, आदि को मांगल्य कार्यों में प्रमुख स्थान दिया जाता है। आम यहाँ का विशेष मेवा है, इसमें रस भरा रहता है और इसका और बसंत का अग्रदूत भी है। आम है वो बसंत का अग्रदूत। आम के वृक्ष पर जब मंजरी लगती है तो तभी से पता लग जाता है कि बसंत का आगमन है वो हो रहा है। तो अग्रदूत इसे कहते हैं। अश्वत्थ, पीपल के वृक्ष को कहते हैं अश्वत्थ को भी विशेष महत्ता दी गई है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान की विभूतियों में अश्वत्थ को भी माना गया है। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम यानी कि सभी वृक्षों में पीपल के वृक्ष को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वैसे भी पीपल का वृक्ष है वो हर समय ऑक्सीजन है वो देता रहता है, तो पीपल का वृक्ष है वो उसे सभी संस्कृति में है वो महत्व दिया गया है। भगवत गीता में भगवान की विभूतियों के रूप में आ गई है। भगवान बुद्ध को भी अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्त हुआ। अगर भगवान बुद्ध की बात की जाए तो उन्हें भी ज्ञान है, केवल्य है, वो कहाँ प्राप्त हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे ही मिला था। स्थावर वस्तुओं में हिमालय को, अगर स्थावर यानी कि जो स्थित वस्तुएं हैं, अगर उनमें अगर महत्व की बात की जाए तो किसका महत्व है? हिमालय का महत्व है। सरिताओं में गंगा का महत्व सबसे अधिक है और पक्षियों में गरुड़ जी को महत्व दिया जाता है और ऋतुओं में बसंत ऋतु का महत्व है अपनी भारतीय संस्कृति में दिया जाता है। स्त्रीलिंग चीजों में कीर्ति, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धृति यानी धैर्य को महत्ता दी गई है। अगर स्त्रीलिंग चीजों में बात करें कीर्ति, अरे भाई इसकी कीर्ति बहुत फैल रही है, ये है ना। वाणी कि जिसकी वाणी अच्छी होती है, मधुर होती है, सबका प्रिय होता है। स्मृति, बुद्धि को महत्व दिया जाता है। बुद्धि, धृति, धैर्य को महत्व दिया जाता है। तो यहाँ हमारी जातीय मनोवृत्ति का परिचय है, हमारी जातीय संस्कृति का परिचय है। यह तो है संस्कृति के बाह्य अंग। अब हमने देखिए आज की कक्षा में संस्कृति के बाह्य अंगों के बारे में चर्चा की कि हमारे भाषा है, हमारा आचार व्यवहार है, हमारा आचरण है, हमारे वस्त्र है, हमारी पोशाक, हमारे रहन सहन, ये सब बाह्य अंग होते हैं यानी संस्कृति के बाह्य अंग। इसी से ही व्यक्ति के बाह्य परिचय, बाह्य पर जो संस्कृति है उसका परिचय है वो मिलता है। अब आज की कक्षा में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। कल की कक्षा में हम संस्कृति के आंतरिक अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।